हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आए पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पाचन तंत्र से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन बनता है पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन बनता है आहार नाल की संरचना का वर्णन कीजिए, और तीसरा क्वेश्चन बनता है पाचन से संबंधित या पाचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो चलते हैं, बात करते हैं हम पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र क्या होता है कि हम जो भी भोजन करते हैं, हमारा भोजन कहाँ जाता है, भोजन नली में जाता है। हमारी भोजन नली अर्थात आहार नाल में पहुंचता है। वहां पर विभिन्न प्रकार के अंगों की सहायता से जो है उस भोजन का पाचन होता है। तो पाचन तंत्र क्या है, विभिन्न प्रकार के पाचन क्रिया में सहायक अंगों से बने तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात सभी प्रकार के पाचन में सहायक अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। और इस पाचन तंत्र को जो है चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो आहार और पाचन ग्रंथियां, ये दो मुख्य भाग हैं किसके, पाचन तंत्र के। और इन दो मुख्य भागों के अंतर्गत उप अंग आते हैं, अन्य प्रकार के अंग आते हैं जो क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। देखते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत वो कौन से पाचन तंत्र के अंतर्गत निर्मित अंग हैं या सहायक अंग हैं जो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पहला है हमारा मुख गुहा या बक्कल कैविटी। तो मुख गुहा क्या होता है, कहाँ पर होता है, तो ओंठ को जब हम खोलते हैं तो अंदर जो खोखला भाग होता है जीभ और तालू के मध्य, तो उसको हम मुख गुहा कहते हैं। यहाँ फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। तो मुख गुहा यहाँ पर दिखाया गया है। ओठों के अंदर ये खोखला भाग होता है जिसमें हम भोजन को डालते हैं, हाथों की सहायता से भोजन को मुख में रखते हैं। तो वो भाग हमारा मुख गुहा कहलाता है। दूसरा भाग हमारा कौन सा है, गर्सनी। ठीक है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कहाँ होती है, हमारे मुख गुहा के बाद जो है एक सक्रिय नली होती है, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी एक सक्रिय नली होती है। और जहाँ पर जो है भोजन मुख गुहा से कहाँ आ जाता है, गर्सनी में आ जाता है। उसके बाद अगला हमारा अंग है ग्रास नाल या इसोफेगस। इसोफेगस हमारा लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, 25 से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी एक जो है थोड़ा मोटी पेशी में संकुचनशील जो है नलिका होती है। तो यहाँ पर जैसे गर्सनी से भोजन ग्रास नाल में आता है भोजन, तो ग्रास नाल के अंदर एक क्रमानुकुंचन गति होती रहती है जिसके द्वारा भोजन जो है ग्रास नाल में धीरे धीरे जो है कहाँ जाता है, अमाशय में आ जाता है। ठीक है। तो हमारा ग्रास नाल क्या है, एक मोटी जो है नलिका होती है, चौड़ी मोटी नलिका होती है, और इसमें क्रमानुकुंचन गति होती रहती है जिसके द्वारा भोजन ऊपर से नीचे की ओर सरकता रहता है। अगला हमारा अंग है अमाशय स्टमक। अमाशय लगभग जो है 25 सेंटीमीटर लंबा और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ा जो है एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें जो है भोजन आकर इकट्ठा होता है, एकत्र होता है। ठीक है। अर्थात ये भोजन को धारण करने वाला पहला अंग होता है जहाँ पर भोजन आकर रुकता है और पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है। उसके बाद में अगला अंग हमारा आ जाता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत ये 6.5 अर्थात 6.5 मीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर जो है मोटी नलिका होती है। ठीक है। यहाँ से अमाशय के बाद से प्रारंभ होकर और यहाँ तक ये एक जो है, जो आप यहाँ पर लिपटी हुई कुंडलित नलिका दिखाई दे रही है, इसी में लिपटी हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। और छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहिणी, ड्यूडेनम और मध्यांत, जेजुनम और शेषांत, इलियम। ये 3 भाग हैं। ग्रहिणी जो है लगभग 30 सेंटीमीटर एक सी के आकार की नली होती है। तो यहाँ इतना जो भाग है ये आपका अमाशय से लेकर यहाँ तक वाला भाग, जिसको हम ग्रहिणी कहते हैं, सी के आकार की नली होती है। ठीक है। और अगला है मध्यांत, जेजुनम। तो ये लगभग 2.6 मीटर लंबी, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी जो है ये लगभग ये जितना भाग होता है तो ये मध्यांत का ही भाग होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा मध्यांत ही होती है और इसकी लंबाई 2.6 मीटर होती है। अगला शेषांत है इलियम, 3.6
सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। ये एक छोटी सी नली होती है यहाँ पर, ठीक, जो बड़ी आंत से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो अगला है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये लगभग 1.5 मीटर जो है लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर मोटी जो है नलिका होती है। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर मोटी। तो यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस तरह से ये बड़ी आंत को दिखाया गया है। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, उंडुक, सीकम, ये लगभग 6 सेंटीमीटर। एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें एक अंगुली के समान जो है संरचना लगी रहती है, अवशेषीय अंग लगा होता है जिसको क्रीम रूप परसेसिका कहते हैं। ये इतना भाग हमारा क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है, या जिसको उंडुक कहते हैं। और उसके बाद अगला भाग है बृहदांत्र या कॉलन। कॉलन हमारा 1.3 मीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.3 मीटर लंबी जो है नलिका होती है। और अगला भाग है मलाशय या रेक्टम, ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 12 से 14 सेंटीमीटर नलिका होती है, जो लास्ट में एक 3 से 7 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलता है और लास्ट में एक गुदा मार्ग या गुदा छिद्र के रूप में बाहर खुल जाता है, एनस के नाम से शरीर के बाहर खुलता है। तो ये है आहार नाल से संबंधित अंग। उसके बाद आ जाती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से, अर्थात कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचन क्रिया में सहायक इंजाइम स्रावित करती हैं, इंजाइम बनाती हैं, जो पाचन क्रिया को करवाती हैं, पाचन क्रिया को संपन्न करती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो ग्रंथियां, जैसे लाल ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड, अमाशय की श्लेष्म कला, अग्न्याशय और छोटी आंत की आंतरिक भित्ति या कला। तो देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे मुख गुहा के आसपास होती है। तो लार ग्रंथि यहाँ पर कर्ण के पास, ये 3 जोड़ी होती है अर्थात 6 होती है। तो कर्ण के पास होती है और 2 यहाँ पर होती है, ठीक है, और 2 यहाँ पर होती हैं। तो इस प्रकार से 3 जोड़ी अर्थात 6 जो है लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार सिक्रेट करती हैं, लार का निर्माण करती हैं और लार में जो भी उपस्थित एंजाइम होते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं। तो भोजन की पाचन की क्रिया विधि का हम अध्ययन अगले टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जान लेते हैं कौन कौन से अंग हैं जो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो लार ग्रंथि हो गई जो मुख गुहा के चारों ओर होती है, 3 जोड़ी होती है अर्थात 6 होती है कुल मिलाकर। और अगला है अमाशय की श्लेष्म कला। ये जो अमाशय है थैलीनुमा, इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उस भित्ति की जो कोशिकाएं होती है वो भी एंजाइम स्रावित करती हैं और पाचन क्रिया में भाग लेती हैं। अगला है अग्न्याशय पैंक्रियाज। यहाँ पर देखिए अग्न्याशय बना हुआ है, एक और यहाँ पर ग्रंथि है यकृत। ठीक है, तो अग्न्याशय जो होता है ये कटी फटी पत्ती के समान संरचना होती है और ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि अर्थात दोनों ग्रंथियों के इसके गुण पाए जाते हैं। और यह ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में जो है बाईं ओर स्थित होती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं और पाचन का कार्य करते हैं। उसके बाद दाईं ओर हमारी छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग पर दाईं ओर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम यकृत बोलते हैं या लीवर कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और यकृत में भी विभिन्न प्रकार की पाचन से संबंधित क्रियाएं संपन्न होती हैं। और यकृत के पास एक छोटा सा अंग थैलीनुमा गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। तो ये सारे भाग हैं इसके पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग हैं। ये सभी अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारे भाग पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, धन्यवाद।